Okay, students, so welcome back to another class of chapter number 5, coordination compounds. हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ IUPAC नेमिंग के ऊपर बात करना चालू किया था. Yes or no? Yes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग में सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन या कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन. वन एग्जांपल ईच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायनिक है तो आपका मेटल का नाम जो है वो चेंज हो जाता है वो. और जो अच्छी चीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लास्ट क्लास में बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत डियरली और अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लो. क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज को फास्ट करने का तरीका भी इसी के अंदर छुपा हुआ है मेरे दोस्त. ध्यान देना. कई बार कैसा होता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, ऑप्शंस दिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करने पे आंसर आ जाता है. So make your oxidation state calculation faster. Obviously, वो oxidation state calculation faster करने के लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए? Charge on what, my dear friend? Ligands. उसके लिए हमने आपके साथ ऑलरेडी एक फाइल शेयर की हुई है. वो लिगेंड्स का लिस्ट आपके नोटिस बोर्ड पे लगा होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज उठ के याद करो, बट मैं ये कह रहा हूं कि रोज सिर्फ देखो, आते जाते वो आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, नोटबुक में कहीं छुपा नहीं होना चाहिए. द मोमेंट इट इज आउट यू विल बी एबल टू डू दिस वेरी वेरी इजीली. आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे टाइप 3 वाले. ठीक है, ये टाइप 1 और टाइप 2 तो हो गया. टाइप 1 और टाइप 2 हो गया. अब टाइप 3 में क्या होता है कि दोनों एंटिटीज कॉम्प्लेक्स हो जाए. दोनों एंटिटीज क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स हो जाए. तो देखो बच्चा, यहां पर ध्यान देना. सो टाइप 3 सॉरी, व्हेन बोथ एंटिटीज आर कॉम्प्लेक्स, बोथ एंटिटीज आर कॉम्प्लेक्स. नाउ स्टे विद मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आपकी तकलीफें थोड़ी शुरू होंगी, तो वी विल गो बैक इनटू द फाइल एंड वी विल शो यू कि हमने आपको ये फाइल के अंदर सारे एग्जांपल्स दे के रखे हैं. और यहां पर टाइप 3 दिख रहा है बच्चा, ये जिसमें ये वाला एग्जांपल हमने क्लास में कवर अप कर लिया था, वेयर आई टोल्ड यू कि अगर आपका काउंटर आयन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है. See, this is a counter ion, right? Now you understand the terms counter ion. Counter ion का मतलब है ionizable entity. Counter ion का क्या मतलब है? Ionizable entity. तो अगर आपका counter ion भी D block है तो आपको उसका oxidation state mention करना पड़ेगा. Reason, क्योंकि ये D block elements variable oxidation state दिखाते हैं. उसका चार्ट आपने ऑलरेडी DNF ब्लॉक के अंदर बना लिया है. ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जब हमने सेशन लिया था तब मैंने आपको वो चार्ट यहां पर दिखाया था और मैंने बोला था कि प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट. इन दैट वी नो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इधर दिखाना पड़ेगा. आर यू विद मी टिल हियर? ओके, अब आते हैं. देखो ये नीचे देखो, ये सारे एग्जांपल्स वैसे ही हैं जहां पर दोनों एंटिटीज क्या हो चुकी हैं? कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं. मेरा कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, मेरा एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है. अब इसके अंदर ऐसी स्पीशीज में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट? तो बच्चा बोलता है सर सो सिंपल, एकदम आसान तो है पाजी, आप ही ने तो सिखाया है. क्या करो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको क्या अज्यूम कर लो? एक्स अज्यूम कर लो. तो ठीक है, इसको भी एक्स किया, इसको भी एक्स किया. अब इसका चार्ज अपने को पता है 0 होता है, तो x प्लस एक्स 2x, ये 0 है, ये -2 हो जाएगा क्योंकि Cn पे -1 होता है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड? 0. तो x की वैल्यू +1 आएगी. बोलो आएगी? अब यहां पर आप बिल्कुल सही पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर आपका आंसर सही भी आएगा. देखो मैंने आंसर भी इसीलिए लिख के रखा हुआ है. बाकियों का आंसर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो मैं अभी क्लास में आपके साथ हर एक आंसर डिस्कस करने वाला हूं. अब मान लो नीचे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, तो इसमें भी दोनों में प्लेटिनम ही है. तो बच्चा बोलता है सर इसको x ले लो, इसको x ले लो. बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. तो x और x ले लिया. अब जरा देखो, अब मजा आएगा. अब मजा आएगा कि x और x मिला के 2x तो हो गया, ये -2 हो जाएगा.
-1 होता है ना, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये -4 हो जाएगा। सो 2x -2 -4 इक्वल टू 0। 2x -6 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +3 आएगी। बोलो हो कि नो? हो, यस। अब बच्चा बोलते सर प्लैटिनम +3, प्लैटिनम +3। माय डियर फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। एक्चुअली में यहां पर प्लैटिनम +2 होता है और यहां पर प्लैटिनम +4 होता है। बच्चा बोलते सर ऐसे कैसे, इतना सारा अपने को कैसे याद कैसे रहेगा? तो उसी के लिए मैं आपको अभी एक नोट लिखवाने वाला हूं, तो वो नोट मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंटली और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? द नोट ओवर हियर इज दैट व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन both complex entities have same metal and same coordination number, then use X formula, या ऐसा लिखो, then the oxidation state of metal in both entities is same। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम आया, देखो मैं यहां पर जाता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। देखो इधर, क्या सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया है, क्या था वो? डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब देखो, जब जब आप घर पे जाके चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, माय डियर फ्रेंड, आप 2 कदम आगे बढ़ोगे और 3 कदम पीछे जाओगे। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू टेल यू एवरी टाइम दैट भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फाइल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा लेने चाहिए थे ना। वो बोलने की थोड़ी जरूरत पड़नी चाहिए आपको, वो लगा ही लेने हैं। That's where I always keep telling my students, भाई होमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? होमवर्क इज नॉट टू स्ट्रेस यू आउट, होमवर्क इज जस्ट टू टेल यू कि भाई आप ये चीज समझो कि आपके सेशन में आपको कितना समझ में आया है, बस वो आपको टेस्ट देता है। अब आप लोग ब्लैंक होते चले जाओगे, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर, सो डेंटिसिटी 1 होती है, 1 इंटू 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। सेम इसकी भी डेंटिसिटी 1 होती है, 1 इंटू 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। अब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम और दोनों मेटल्स भी सेम, इसीलिए हम x लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा, बिकॉज दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। बट जैसे कि यहां देखो, प्लैटिनम दोनों मेटल सेम है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट हो गया। देखो यहां पर 2 + 4 6, यहां पर 4, और नीचे देखो यहां तो दोनों मेटल्स ही डिफरेंट हो गए, तो उस केस में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी इज हाई और लो। तो वहां पर आपको बेसिकली पॉइंट लिखना है दैट व्हेन both metal atoms, when metal atoms in both entities, in both complex entities have different coordination number, then what to do? तो उसके लिए 3 पॉइंट यहां पर लिखवाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 पॉइंट्स, ठीक है? देन व्हाट टू डू? तो देन +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, क्या देखना है आपको वो मैं आपको बता रहा हूं। +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, प्लैटिनम +4 एंड पैलेडियम +4 always have coordination number equal to 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव के लिए आपको पॉइंट्स दे रहा हूं,
और बोर्ड में अगर इक्का दुक्का एग्जाम्पल कभी आ गया तो आप लोग वरीड नहीं हो जाने चाहिए कि भैया ये क्या पढ़ा दिया। इज दिस क्लियर? डन है ये चीज? अब ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक। उसमें भी अगर आप देखोगे तो +3 जो है वो जनरली आपको क्रोमियम के बाद ही दिखेगा। +3 स्टेबल की बात कर रहा हूं, उसके पहले भी +3 है बट स्टेबल नहीं होता। क्रोमियम +3 स्टेबल होता है, Fe+3 स्टेबल होगा। तो जनरली अगर +3 आयन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख भी सकता हूं कि Fe+3 देखने को मिलेगा, क्रोमियम +3 देखने को मिलेगा, कोबाल्ट +3 देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो +3 आपको जनरली देखने को मिलता ही नहीं है। सो ये 3 अगर आयंस हैं ओए, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमेशा 6 होगा। एंड वाइसा वर्सा, देखो आगे क्या लिख रहा हूं, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है मतलब उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगा। सेम यहां पर अगर Pt +4 स्टेट में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। एंड वाइसा वर्सा, अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही होगा। आर यू विद मी टिल हियर? बोलो, कहानी समझ में आई? अब अगर आप पीछे जाओ और उस फाइल के अंदर देखो तो क्या यहां पर प्लैटिनम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 + 2 6 है, तो ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +4। आर यू विद मी? और यहां पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। अब जब वो 4 होता है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वो अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं मेरे दोस्त, वो अपने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज। +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज। अच्छा, +2 में अब कौन कौन होता है? एक आता है आपका मैंगनीज +2, वो ज्यादा स्टेबल है, बोलो हाँ ना। एक आता है आपका जिंक +2, और एक आता है आपका कॉपर +2, और एक आता है आपका निकल +2। तो +2 में आपको यही दिखेंगे, +2 में आपको यही दिखेंगे +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज। अब देखो बच्चे लॉस्ट फील कर रहे हैं 3D सीरीज, अल्लाह भाई पहले ही बोल चुका हूं, DNF एंड कोऑर्डिनेशन ये दोनों आपस में लिंक्ड टॉपिक्स हैं। 15 मार्क टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। अब अगर 15 मार्क टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ लो ये चीज कि ये पार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझना कि डी का अलग क्वेश्चन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन का अलग क्वेश्चन नहीं होगा। देयर विल बी क्वेश्चंस जो दोनों को मिला के बनाए गए होंगे और दोनों चैप्टर्स में वो मार्क्स गिन रहा होगा। दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी इन इनऑर्गेनिक। सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से डी के 3D सीरीज को तो कर लें, स्कैंडियम से लेके जिंक तक उनकी कॉन्फ़िगरेशन तो मुंह पे होनी चाहिए। मैंने बोला आयरन आपको सपने में आना चाहिए, आयरन इट इज आर्गन 3D6 4s2। मैंने बोला क्रोमियम आर्गन 3D5 4s1 लाइक दैट। मैंने बोला जिंक आर्गन 3D10 4s2 लाइक दैट। चुटकी मारी आ जाना चाहिए। मैंने बोला जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D10। बच्चे वो 4s 3D में से निकाल देते हैं दो कि 4s2 3D8 ना, वैलेंस शेल में से पहले निकलेगा। यस वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ऑल दैट स्टफ, बट मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं कि भाई अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, क्योंकि डी ब्लॉक अगर नहीं किया अच्छे से ये चैप्टर में भी दुर्गति चलती रहेगी। तो +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज विच आर दीज have coordination number, have Cn equals to 4, have Cn equals to 4। वाला क्या ये चीज समझ में आला? हाँ इजी। अब समझो, फिर आता है लास्ट वाला पॉइंट। ये तो इंक्लूड कर दिया, लास्ट वाला पॉइंट प्लैटिनम +2, प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2
कैडमियम +2 एंड मर्क्यूरी +2, प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2, कैडमियम +2 एंड Hg+2। वो एक्चुअली इधर ही लिख सकते थे हम, क्योंकि वो +2 वाले ही आयंस है, लेकिन मैंने एक अलग पॉइंट इसलिए बनाया, हाईलाइटेड रहता है दिमाग में। अगेन, हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4। एंड वाइस वर्सा, हर एक के अंदर आपका लास्ट में ये होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अब ये 3 पॉइंट्स है ना, वो आपको अपने दिमाग में डाल के रखने पड़ेंगे। क्यों? तभी आप ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, फिर हम लोग वो फाइल की तरफ मूव करते हैं और आपको सारे आंसर्स देते हैं उसके अंदर। करें? सीरीज के सारे +2 आयंस का कोऑर्डिनेशन +2 में मैंने इंक्लूड कर दिया कि यही +2 दिखाते हैं। हम लिख रहे हैं +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज, लेकिन वो +2 दिखाते यही हैं। मैंगनीज का +2 क्यों स्टेबल है? अगेन कॉन्फ़िगरेशन में उसका आंसर है। मैंगनीज होता है 3D5 4s2, अरे होता है ना। अब +2 निकला तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आई। सिमिलरली जिंक +2 क्यों स्टेबल होता है? 3D10 एक्सीलेंट। ऐसे ही मैंने पूछा, ऐसे में कॉपर +2 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? 3D9 है वो तो। नो नो, वो क्रोमियम +3 में होता है T2G। कॉपर +2 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? नो नो, आप सोचो सोचो, रैंडम टेस्ट। नो, it is because the hydration enthalpy of copper +2 compensates for high ionization energy 2। आया याद? अब देखो, दिस इज व्हाट नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के अराउंड इफेक्टिवली बात करूं, अगर त्योहार निकाल दो, दिवाली आ गया बीच में, उत्तरायण आ जाएगा तो काइट फेस्टिवल इज गोइंग टू बी देयर, फिर आपका नवरात्रि आ जाएगा, फिर दिसंबर के अंदर आपका ये क्या बोलते हैं, क्रिसमस की वेकेशंस, तो यू विल बी इन द क्रिसमस मोड, है ना। वो सब निकाल दूं ना, तो इफेक्टिवली एक्चुअली में 4 ही महीने हैं अब आपके पास। ओनली 4 months आर लेफ्ट। 4 months मतलब गिनती के दिन 120 दिन है आपके पास दोस्त। 30 into 4, 120 days are only there with you to prepare for your board examination. So start gearing up, my dear friend. Start gearing up now. Just giving you a realistic check. और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि त्योहार आते हैं ना, तो दिवाली के वो 10 दिन कैसे निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज एवरी डे देयर विल बी सम और द अदर रिलेटिव एट योर होम, और यू वुड बी ट्रैवलिंग टू सम अदर रिलेटिव। सब ऐसे खुशियों का माहौल होता है, और होना भी चाहिए। बट टू टेक दैट गिल्ट फ्री ब्रेक ऑफ 10 days, उसके पहले आप वो 10 दिन कवर अप कर लो और उनको संभाल लो भाई, अभी ही वो समय है, कर लो ये चीज, एंड देन डोंट रिग्रेट। अदरवाइज इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी सिर्फ रिग्रेशन ही होता है। ये 14 साल की जर्नी में मैंने देखा है, जनवरी में बच्चा फिर रिग्रेट कर रहा था, सर पढ़ लिया होता, सर आप बोल रहे थे। कर लो ये चीज। इज दिस ओके? शैल आई गो अहेड? अब इधर देखो, ओए इधर देखो, अब इनका नाम करना है, नामकरण। तो नामकरण की जब बात आ गई, तो इनको नाम करने के लिए देखो, 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो ऑटोमेटिकली इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। देखो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब जरा देखो, क्या +4 - 2, ओए +4 - 2, तो क्या ये चीज +2 हो जाएगी यहां पर ओवरऑल? तो ये कैटायनिक पार्ट हो गया। और +2 - 4, तो क्या ये चीज -2 हो जाएगी? इसीलिए देखो 1:1 के रेशियो में, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में है दोनों। नीचे देखो यहां पर 3 दिख रहा होगा, वो क्यों दिख रहा है अभी मैं आपको नेक्स्ट जब करवाऊंगा तो बताता हूं। बट क्या ये चीज समझ में आ रही है?
अब जरा देखो, पहले कैटायनिक पार्ट नेम करना है। कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो गया तो व्हाट इज द रूल? नेम द लिगेंड्स फर्स्ट। लिगेंड्स को कौन से ऑर्डर में डालना है? अल्फाबेट। तो देखो, क्या मैं सही लिख रहा है? क्या मैं सही लिख रहा है? आर यू एग्रीइंग विद मी? बोलो हाँ कि ना। क्या मैं सही लिख रहा हूं? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। क्या मैं सही लिख रहा हूं? और इसके बाद आ जाएगा प्लैटिनम, और यहां पर 4, सॉरी, और उसके बाद लिखेंगे टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, और यहां पर आ जाएगा 2। अच्छा, ये प्लैटिनेट क्यों हुआ पता चला ना? एनायनिक हो गया। वेरी गुड, शाबाश। करूं आगे? अब इसको नाम करना है। देखो तो देखो, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 दिख रहा है? क्या ये 3D सीरीज है? और अगर ये 3D सीरीज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो मतलब ये +3 होगा। सेम यहां देखो, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है? पॉइंट देखो, अभी किया पहला पॉइंट, +3 ions of 3D series shows coordination number 6 and vice versa, and vice versa। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है तो माय डियर फ्रेंड उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। सेम देखो यहां पर, क्या ये 3D सीरीज एलिमेंट है? क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है? और अगर वो 6 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? अब जरा देखो, क्या +3 - 2, ओए क्या +3 - 2 ये +1 आएगा? बोलो हाँ, +3 - 2, क्या ये +1 आएगा? +3 - 6, क्या ये -3 आएगा? अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो ये 3 नीचे जाएगा और ये 1 इधर आएगा। तो दिख रहा है ये 3 बार जुड़े इसके एक के साथ, वो -3 आया, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, Mg+2Cl-। हाउ द फॉर्मूला इज फॉर्म्ड? इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, आ गया MgCl2। वैसे ही ये इधर, ये इधर। बोलो आई बात समझ में? अब इसको नाम करने में हेल्प करोगे मुझे? क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो इसको नाम करने में? बोलो, है हिम्मत? हाँ, बहुत बढ़िया। सो टेट्रा अमीन, हाँ, डाइक्लोरिडो, शाबाश, लगे रहो, सरदार खुश हुआ। कोबाल्टेट की कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। चलो, हेक्सासायनिडो क्रोमेट +3। वेरी गुड। हाँ, अब बोलो, अब ये होल थ्राइस क्यों है? बस तो हो गया, वो उसी के लिए है। प्लीज उसके अंदर ये मत करना ब्रैकेट ट्राई। हाँ, ब्रैकेट ट्राई। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है ये चीज? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लास्ट वाला ट्राई करोगे मेरे साथ? क्या दोनों मेटल एटम सेम? क्या दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम? तो क्या मुझे वो रूल्स लगाने की जरूरत है? अब नहीं। x लेके सॉल्व करो तो यहां पर 2x आ जाएगा, ये 0, ये -4, 2x - 4 = 0। भैया 2x = +4, x +2। अरे आया? अब नेम करो, चलो इसको नेम करो, नेम करो। क्या आएगा? टेट्रामीन। अले यार, टेट्रामीन। प्लैटिनम, हाँ, प्लैटिनम +2, टेट्राक्लोरिडो, प्लैटिनेट और +2। खत्म कहानी, पैसा हजम। अरे इजी है ना? बस देखो, नजरें गड़ाओ और ये रूल्स एक बार वापस अपने दिमाग में रिविजिट कर लो, पॉइंट्स को पढ़ लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो IUPAC यहां पर परफेक्टली अपना क्लियर होता है। एंड ये हर एक टाइप का जो IUPAC पूछा जा सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इन द प्रीवियस क्लास वी डिड द सिंपलर पार्ट, और आज जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जो आपको अभी जरूरत नहीं है, दैट्स नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड्स।
वो समय आने पे किधर एक जगह पे अपने उसको डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स. इट इज इन द जेई एडवांस सेगमेंट जहां वो चीजें पूछी जाती हैं. अभी अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. इस क्लास की जुरिस्डिक्शन में आईयूपीएसी यहां पर कंप्लीट होता है. अब अगर आप याद करो और थोड़ा सा अपना दिमाग रिवर्स लेके जाओ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शुरुआत, उसका एक्सप्लेनेशन किस बंदे ने देना चालू किया था? एल्फ्रेड वर्नर. एक्सीलेंट. हिज नेम वाज व्हाट माय डियर फ्रेंड? एल्फ्रेड वर्नर. क्या बोला था उसने? कि एक मेटल एटम की दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. ट्रू और फॉल्स? False. It is ionizable. Secondary valency is non-ionizable. Primary valency is directional. True or false? False. Primary valency is non-directional. Secondary valency is directional. Secondary valency decides the geometry of the complex compound. True or false? True. Because वो directional है तो वो complex की geometry decide करेगा. लेकिन एल्फ्रेड वर्नर कहीं पे भी ये नहीं बता पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो ज्योमेट्री बन कैसे रही है. दैट वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ एल्फ्रेड वर्नर्स थ्योरी, कि उसने ज्योमेट्रीज प्रिडिक्ट की लेकिन वो कभी भी ज्योमेट्रीज को जस्टिफाई नहीं कर पाया. कोऑर्डिनेशन नंबर उसने बताया कि या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. बताया था 4, 5 या 6, जिसमें 5 भी बहुत रेयर देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो एंगल्स होते हैं. इक्वेटोरियल एंगल्स आर 120 एंड एक्सियल एंगल्स आर 90. तो ज्योमेट्री थोड़ी सी क्या है? अनस्टेबल है. वेयरएज आपकी जो टेट्राहेड्रल है उसमें सारे एंगल 109.5 डिग्रीज, और आपकी ऑक्टाहेड्रल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसमें सारे एंगल्स 90. तो देयरफॉर द ज्योमेट्रीज आर स्टेबल एंड हेंस मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 में ही पढ़ते हैं और देखते हैं. That was his view, but he was never able to explain that why the geometries are existing like this. Point number 1. Point number 2. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे थे जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. मतलब उनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर है. और कुछ थे जो डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहे थे. तो वर्नर बोला कि मेरी हद इतने तक ही है, मेरे को नहीं पता कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं. तो वहां पर उसका लैक हो गया. पॉइंट नंबर 2, देखो ये लिमिटेशंस बता रहा हूं. एल्फ्रेड वर्नर्स लिमिटेशन नंबर 1, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री. सेकेंड, he could not explain the magnetic behavior of the complex compounds. Third, he could not explain the stability of the complex compounds. कि कुछ कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है और कुछ बहुत कम. कुछ बहुत कम एनर्जी पे टूट जा रहे हैं लेकिन कुछ को बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. पॉइंट नंबर 3, स्टेबिलिटी पे कमेंट नहीं कर पाया या जस्टिफाई नहीं कर पाया. पॉइंट नंबर 4, he could not explain why certain complex compounds are colored and certain compounds are non-colored. आप समझ रहे हो? मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टेबिलिटी, कलर एंड ज्योमेट्री. तो बच्चा बोलता है सर हम पढ़ क्यों रहे हैं उस बंदे की थ्योरी? सब कुछ तो फ्लॉ है. अरे आप सोचो, उस बंदे ने अगर हमें सेकेंडरी वैलेंसी का रूट ही नहीं दिखाया होता तो क्या कभी उसके बियॉन्ड आगे हम लोग रिसर्च कर पाते क्या? नहीं. ये ड्यू रिस्पेक्ट है एल्फ्रेड वर्नर को, एंड ही गॉट इट इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 years, और इसीलिए उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला उस चीज के लिए. तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, बट आपको यह भी समझना है कि उसकी थ्योरीज में फ्लॉज थे, और वो फ्लॉ को कवर करने के लिए अपने जीवन में 2 और थ्योरीज आई मेरे प्यारे दोस्त. वो 2 और थ्योरीज, उनका नाम इज, वन ऑफ देम इज नोन एज VBT. VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. आया? हाँ. और दूसरा है CFT, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओए आराम से पहले लिखो, क्या? क्रिस्टल फील्ड और यहां पर थ्योरी, राइट? एंड दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. आर यू विद मी टिल हियर? यस. अब ये VBT आपने एक जगह पे पहले भी सुना हुआ है.
11th में। हा सर, हुश, एकदम से सर वो क्या ट्रॉमा यार, अरे यार। तो यस, दैट वाज द टाइम वेयर वी वर वेरी वेरी नेव समझ में आता है ना कि हम सर बड़े कच्चे से थे, 10th पास करके आए थे, थोड़े जोश में थे सर, 95% आए हैं, आप क्या सिखाओगे हमें। फिर हाफ ईयरली में जाके रियलाइज होता है कि ओ हो यही है हमें बचाएगा तो इसको पकड़ लो। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की चीजों को समझा था, पढ़ा था। अब किसी को भी याद आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड में मुझे कंप्लीट करना हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वो क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक वर्ड में कवर करना हो, जस्ट वन वर्ड। नोप, नोप, द वन वर्ड ओवर हियर वाज ओवरलैपिंग। यस, ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। याद आया कि अगर मेरे इस हाथ और इस हाथ को क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, दे वॉन्ट टू बॉन्ड विद ईच अदर, तो इनका कहना ऐसा था कि भैया देखो, आप, ये मैं ऐसे लेता हूं, आपकी उंगलियां इंटरैक्ट करेंगी और ये इंटरैक्शन में ये ओवरलैप होगा, और ये ओवरलैपिंग में देखो ये बॉन्ड बन गया। आप देख रहे हो, अब ये दोनों हाथ जुड़ गए। अब ये उंगलियों की जगह पे इमेजिन करो, क्योंकि एटम को देखा तो है ही नहीं हमने, बस उसको इमेजिन कर सकते, तो वो इमेजिनेशन डाल रहा हूं। इमेजिन करो ये दो हाथ, दो एटम्स हैं, और ये जो उंगलियां हैं ये एटम के क्या हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। क्या है ये? हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और उस इंटरैक्शन के दौरान ये ओवरलैप होते हैं, और उस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या तो पाई बॉन्ड हो सकता है। अगर साइड वाइज ओवरलैप किया तो पाई बॉन्ड, अगर हेड ऑन ओवरलैप किया तो सिग्मा। ये आपका 11th था। बस उसी से मिलता जुलता आपका 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी खेल है। क्या बोल रहे हैं? और ये दोनों थ्योरीज को सामने सामने इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए, और आपको ये भी पता चले कि भाई थ्योरी थ्योरी ही होती है, और थ्योरी में हम कुछ भी हाइपोथेसिस ले सकते हैं, बट अगर उस हाइपोथेसिस से आपकी चीजें, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीजों को सॉर्ट कर रहा है, तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है। बोलो हाँ कि ना? थ्योरी है ना? तो इस थ्योरी में आपको मेरे साथ साथ लिखना है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आपका लिगेंड्स, वीबीटी बोलता है लिगेंड्स अप्रोच CMA with lone pair of electrons. Ligands approach CMA with lone pair of electrons and donate in empty orbital of CMA। और उसके बाद ना ऐसा एक डायग्राम बनाना, मेटल और उसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा, ठीक है? लिगेंड और उसका लोन पेयर वाला ऑर्बिटल। देखो मेटल और लिगेंड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, M और L। और फिर फिगर 2 में ऐसा दिखाइएगा, मेटल ना, चलो वो फिगर 2 नीचे वाले के अंदर बना दे कि ये है, हाँ, यहां से इसको ऐसे करके एरो दिखा दो कि ये डोनेट किया। अब जब डोनेट किया तो बोलता है कि मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, राइट? तो पॉइंट नंबर 2 यहां पर वही लिखेंगे, दैट देयर इज ओवरलैपिंग। ये वर्ड को अंडरलाइन कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स between CMA and ligand. Therefore bond between
bond between metal and ligand is, वाह क्या बात है, आई एम सो इम्प्रेस्ड, इज कोवेलेंट, क्योंकि शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, बट उसके सामने सीएफटी क्या चैलेंज दे रहा है, देखो सीएफटी बोल रहा है लिगेंड्स अप्रोच CMA with some field energy। अच्छा, इस फील्ड एनर्जी को अगर मुझे इजी रखना है ना, जैसे वहां पर उसने बोला था लोन पेयर लेके आता है लिगेंड, ये बोल रहा है ठीक है कुछ हद तक तुम सही हो, बट हमारा मानना ऐसा है कि लिगेंड अप्रोच CMA विद सम फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी को अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बोलूं तो आपको लिखना नहीं है, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं। ऑरा होता है ना ऐसा, कईयों का ऐसा ऑरा होता है कि यार जैसे स्कूल्स में आपने देखा होगा, यू वुड हैव सीन दिस इन स्कूल्स, पीटी टीचर का ऑरा बहुत अलग होता है ना, पीटी टीचर का ऑरा बड़ा डिफरेंट काइंड का होता है कि पीटी टीचर ओ भाई सीधे हो जाओ, अरे सर अरे कूट देंगे, ये किसी की नहीं सुनते है ना, सीटी वीटी लटकी होती है यहां पर, और ऐसे जैकेट सा पहना होता है स्पोर्ट्स टाइप का, और जैसे ही वो कॉरिडोर में एंटर होता है ना, तो वो जो उथल पुथल मची होती है ना, वो एकदम बच्चे सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून, दैट्स बेसिकली व्हाट एनर्जी। बट यही चीज अगर कोई रैंडम कोई और टीचर है विच इज कूल विद किड्स, ऐसा मैं मानता हूं, तो वो जो हलचल है वो चलती रहती है। यस देयर इज अ ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर, बट वो हलचल ऐसे बंद नहीं हो जाती है। देखा है ना आपने, ऐसा एक ऑरा होता है बंदों का, वैसे इनका कहना है कि लिगेंड्स जो होते हैं ना, उनका एक फील्ड एनर्जी होता है। अब वो फील्ड एनर्जी से अप्रोच कर रहे हैं मेटल एटम की तरफ। अब जब वो अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, तो वो बोलते हैं देखो लिगेंड अप्रोच CMA विद सम फील्ड एनर्जी, देयरफॉर metal is considered to be point positive charge and ligand is considered to be point negative charge। अब इसके लिए डायग्राम कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, यहां मेटल लिखा पॉइंट और इसके नीचे पॉजिटिव, ऐसे यहां लिगेंड लिखा पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब समझो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है भाई देयर इज नो ओवरलैपिंग, दीज आर पॉइंट चार्जेस जिनका कुछ एनर्जी है, फील्ड है, पॉजिटिव फील्ड एंड नेगेटिव फील्ड, और पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड आपस में रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। तो बोला देखो यहां पर पॉइंट नंबर 2, यहां पर इसने बोला देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बोलता है ना देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन metal and ligand, therefore bond between metal and ligand is ionic bond। नहीं बच्चा, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ एस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्लियर कर रहे हैं। जैसे VBT जो है वो ज्यादा ज्योमेट्री बेटर एक्सप्लेन कर पाता है, बट अगर मैं बात करूं CFT तो CFT कलर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर वो दोनों एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेटर CFT एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी तो भैया स्टेबिलिटी में भी दोनों इक्वली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट अगेन बेटर एक्सप्लेनेशन थ्रू CFT आता है। तो आप समझो CFT was developed slightly later than VBT, तो ये बेटर है थ्योरी।
बट क्या दोनों अभी भी परफेक्ट थ्योरीज हैं? आर दे द परफेक्ट थ्योरीज? नो। आज की डेट में इन दोनों थ्योरीज को मिला के एक नई थ्योरी बनाई जा रही है टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, दैट इज फील्ड थ्योरी। उसको हम फील्ड थ्योरी बोलते हैं। तो वो दोनों का मिलन है, इसके बेस्ट पॉइंट्स इसके बेस्ट पॉइंट्स मिला के एक बॉन्ड। तो माय डियर फ्रेंड, ये बोलता है मेटल और लिगेंड का बॉन्ड आयनिक है, ये बोलता है मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कोवलेंट है। अराइजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग, ये बोलता है अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाबा दोनों के पॉइंट्स मैंने अच्छे से मार्क कर दिए हैं। लिगेंड्स अप्रोच विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बोलते हैं दे अप्रोच विद सम फील्ड एनर्जी। क्लियर है यहां तक? आर यू विद मी? यस। अब जरा देखो, ध्यान देना। नेक्स्ट अब ये क्या बोल रहे हैं, तो आप इमेजिन करो, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप इमेजिन करो। इन लोगों को क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन क्या था पहले वो समझो, फिर मैं ये पार्ट आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट ऑफ, सो स्टे विद मी। ये बोल रहा है कि मान लो तेरे पास Fe+2 आयन है, Fe+2 आयन, तो भैया उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन एंड 3d6, ऐसा होता है ना, आर्गन 3d6। अब वो बोल रहा है कि मान ले तेरे पास ये है, साइंटिस्ट क्रॉस कर रहे वीबीटी वालों को, कि मान ले तेरे पास ये आयन है, चल एक्सप्लेन कर तेरे ओवरलैपिंग के थ्रू कि भैया इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे हो रही है। आप बॉन्डिंग ही तो एक्सप्लेन कर रहे हो। बोल रहे देखो 3d6 है ना, तो 3d6 के अंदर 1 2 3 4 5 और 6। बोल रहे देखो यहां पर 4s भी है, यहां पर 4p भी है और यहां पर 4d भी है। देयर इज प्रेजेंस ना, क्योंकि यहां पर 4s भरता तो है ना, Fe की बात कर रहा हूं, 4s2 जिंदा तो है, उसका +2 किया है तो वो +2 निकल गए, बट 4th शेल एक्टिवेटेड तो था आयरन में। तो बोल रहा है देखो यहां पर 4s भी है, यहां पर 4p भी है। तो बोल रहा है कि अब एक्सप्लेन कर। बोल रहा है देखो आपके जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो लिगेंड्स अपना लोन पेयर लाके इन ऑर्बिटल्स के अंदर डोनेट करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग बोले बहुत बढ़िया यार, क्या जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा। लेकिन साइंटिस्ट लोग बोले यार आपको पता है आपका जो थ्योरी है ना, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल के जो वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं ना, उससे मैच नहीं हो रहा। अगर मैं आयरन CN6 ऐसा लिखूं, आयरन CN6 और उसके ऊपर 4-, ध्यान से सुनना, पहले खाली सुनो, तो ये +2 होगा, आयरन का +2 हो जाएगा। वो बोलते हैं अब ये 6 लिगेंड्स अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर रहे हैं। वो बोला ठीक है, और बोला कि देखो ये तो 4 ही हुए ना, 5वां और 6वां कहां, तो वो बोले वो 4d है ना, 4d के अंदर भर देते हैं 2 और, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आयरन +2 ने एक्सेप्ट किए। बट आप याद करो, क्या s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है? क्या p ऑर्बिटल में एक px होता है, फिर एक py होता है और फिर एक pz होता है? ले बोल, याद आ रहा है कि नहीं? हॉन्ट करने आया है कि नहीं क्लास 11th? तो आप देखो, आपने अगर क्लास 11 का चैप्टर 4 हल्के में ले लिया, विच इज केमिकल बॉन्डिंग, तो इस तरीके से 12th के अंदर आपको परेशानी होनी है। तो प्लीज वाइल यू आर गोइंग अवे, अपने जूनियर्स को गाइड करके जाना कि भैया 11th को सिंसियरली पढ़ ले, कुछ चैप्टर्स तो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस और नो? अब जरा देखो, यहां देखो, क्या डी के अंदर, ओए क्या डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं? किसी को नाम याद है? ओ वाह क्या बात है, DXY, वाह वाह, DX² - Y², वाह 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 मेरे शेर, क्या बात है, शाबाश। हाँ डी ब्लॉक में पढ़ाया था, चलो शुक्र है वो भी याद है। अब कितने लोगों को ये याद है कि DXY का मतलब ऐसा होता है, बोलो हाँ कि ना? बीच में आता है ये गलत है, तो ये किसका है? हाँ बहुत बढ़िया, DZ² कैसा दिखता है? टूंग टूंग डोनट। और DXY, DYZ और DXZ, उनमें मैं एक का बना देता हूं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस दे आर लाइंग इन द प्लेन। अच्छा दे यहां पर क्या है? लोब्स। ये ऑर्बिटल्स को लोब्स बोला जाता है, लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे लाई इन द प्लेन ऑफ द एक्सिस। तो अगर मैंने DXY बोला, मतलब ये दो एक्सिस कौन सी हो जाएंगी? XY। अगर YZ बोला तो YZ, XZ बोला तो XZ।
ऐसे ये 3 ऑर्बिटल्स और ये 2 5। अब रिवाइज, अब बच्चा वो बोल रहा है कि अगर ये 6 लिगेंड्स इन ऑर्बिटल्स में जाके ओवरलैपिंग किए हैं तो ज्योमेट्री तुम बता रहे हो कि ऑक्टाहेड्रल है। बोलो हां ना। एंगल सारे के सारे 90 आने चाहिए थे, बट यहां पर तो एंगल्स ही अलग, इसका तो कोई एंगल होगा ही नहीं, ये अलग अलग, ये अलग अलग। तो बोल रहा है कि ऐसे कैसे लिगेंड्स ऐसे ही जाके बस अपना लोन पेयर फेंक देते हैं। वो बोलते हैं यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू आर राइट, से कहीं पे भी किधर भी डाल देगा वो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा तंग करेगा इस पूरी ज्योमेट्री के अंदर, इस पूरे थ्योरी के अंदर। ओके, अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि पॉइंट नंबर 3, इट्स सेइंग दैट when ligands approach CMA, its atomic orbitals undergo, ओए होए होए होए, डरावना वर्ड, hybridization. It undergoes what? Hybridization. नाम याद आया? नाम याद आया? Forget about the concept. वो तो मेरे को पता है कि कुछ याद नहीं होगा, बट नाम याद आया कि ऐसा कुछ पढ़ा तो है सर। अब मैं बहुत क्विक एक रिवीजन दे देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आपके सराउंडिंग एटम्स जो बॉन्ड करने आ रहे हैं उनको इक्वल डिस्टेंस पे रखने के लिए और मिनिमम रिपल्शन उनके अंदर हो, वो करने के लिए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। दे व्हाट माय डियर फ्रेंड? रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाता हूं। मान लो मैं आप लोगों को कूटने आ रहा हूं। कूटने का मतलब समझ में आता है? पीटने आ रहा हूं। Obviously, I'm not going to do that, but think about it. There is a person, I am the ligand, you guys are the central metal atom. मैं आप लोगों को पीटने आ रहा हूं, तो सबसे पहली अप्रोच आपकी पता है क्या होगी? आपकी अप्रोच होगी कि इकट्ठे हो जाओ। आपकी अप्रोच क्या होगी? इकट्ठे हो जाओ। अब इकट्ठे होने के बाद भी आपको पता चला भाई ये अकेला पीट देगा सबको। आपको समझ आ रहे भाई? ताकतवर है ये बंदा, ताकतवर है ये बंदा, ये अकेला पीट देगा सबको। तो अब आप क्या स्ट्रेटजी कर रहे हो? आप वो ग्रुप बनाने के बाद बोल रहे हो भाई आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपने सारी एनर्जीज को कंबाइन किया और आपने फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया सो दैट आप मेरे को सेटल कर सको, आप मेरे गुस्से को ठंडा कर सको। यस और नो? वही चीज हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब मान लो अगर अंदर 5 ऑर्बिटल गए तो बाहर कितने आएंगे? अंदर मिक्स होने के लिए 5 ऑर्बिटल गए तो बाहर कितने आएंगे? 5 ही आएंगे ना। आप सोचो, आप 10 लोग या 12 लोग या 15 लोग इकट्ठे हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या 16 हो जाओगे? अबे नहीं यार, 15 ही रहोगे ना, 15 ही रहोगे। डू यू गेट माई पॉइंट? अब ध्यान से समझना। तो बोलते हैं व्हेन लिगेंड्स अप्रोच सीएमए इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखना, वो बोलता है या तो n-1d nth शेल का s और nth शेल का p, या तो ये 3 ऑर्बिटल्स के सेट हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या फिर nth शेल का s, nth शेल का p और nth शेल का d। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होगा। या तो अंदर वाले d यूज होंगे और बाहर वाला s और बाहर वाला p, या फिर बाहरी वाला, बाहर वाला मतलब वैलेंस शेल का। व्हाट इज n ओवर हियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज n ओवर हियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान एकदम बहुत बराबर पकड़ के रखना।
सामने की साइड पे CFT बोलता है ना ना, बकवास। ऐसे ही होता है साइंटिस्ट लोगों में, ऐसे ही होता है कि किसी एक ने रिसर्च किया, दूसरा वाला ईगो में उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, बोल रहे ना बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर ये लोग बोल रहे हैं व्हेन लिगेंड्स अप्रोच, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच CMA, there is force of repulsion between electron clouds of CMA and ligands. लिगेंड है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आ रहा है, पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अब जब ये दोनों पास आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पास तो आएंगे, लेकिन जब वो पास आ रहे हैं तो बोल रहा है कि इनके जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उन क्लाउड्स में तो रिपल्शन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के कौन से चार्ज पे है भैया, नेगेटिव, एंड नेगेटिव रिपेल ईच अदर, बोलो हाँ ना। तो बोल रहे व्हेन लिगेंड्स अप्रोच CMA देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ CMA एंड लिगेंड्स लीडिंग टू रिपल्सिव एनर्जी between CMA and ligand. To stabilize this energy, d orbitals of CMA lose their degeneracy. To stabilize this energy, d orbitals of CMA lose their degeneracy. I will explain what is degeneracy. Give me a minute, just a minute. पहले लिख लो. To stabilize this energy, d orbitals of CMA lose their degeneracy and split into two groups, जिसमें पहला ग्रुप, बाबा पहला ग्रुप is DXY, DYZ and DXZ. DXY, DYZ and DXZ, ये एक ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप को मेरे प्यारे दोस्त T2G बोला गया। क्रोमियम का +3 क्यों स्टेबल है? T2G हाफ फील्ड। अरे यार आ गया वो माहौल, समय जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ग्रुप क्या होगा? दूसरा ग्रुप क्या होगा? बोलो बोलो, बचा क्या? DX2Y² एंड DZ²। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं EG ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चा? EG ग्रुप। इज दिस क्लियर? ले बोल, कहानी समझ में आई? ओए कहानी समझ में आई? वो बोल रहा है कि आपके d ऑर्बिटल्स अपनी डीजेनरेसी को लूज करते हैं और स्प्लिट कर जाते हैं इनटू टू ग्रुप्स। क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? ओए व्हाई आर दे स्प्लिटिंग? दे वांट टू स्टेबलाइज, दे वांट टू स्टेबलाइज द रिपल्सिव एनर्जी दैट हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन CMA एंड लिगेंड। इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए वो अपने डीजेनरेसी को लूज कर देते हैं और दो ग्रुप्स में स्प्लिट होते हैं। VBT बोलता है ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे हिसाब से दे अंडरगो व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन।
ध्यान से प्लीज इस चीज को आराम से समझना। अब पहले देखो व्हाट इज लूजिंग डीजेनरेसी मींस। बाबा व्हाट डू यू मीन बाय लूजिंग डीजेनरेसी? तो क्या ये 5 ऑर्बिटल यहां पर जो हैं, क्या ये 5 ऑर्बिटल जो यहां पर है उनका एनर्जी लेवल सेम है कि नहीं है? दे आर ऑन सेम एनर्जी लेवल। सच ऑर्बिटल्स विच आर एट सेम एनर्जी लेवल, उनको मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है? अगेन 11th की थोड़ी सी कहानी है, आपको याद आया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आया तो भाई बता दिया। ऑर्बिटल्स विच आर एट सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो अब देखो क्या हुआ, लिगेंड अपनी फील्ड एनर्जी लेके आया, मैं आपको आ रहा हूं क्या करने, मारने पीटने, एग्रेशन। तो आप लोग क्या करोगे? आप पहले एक्साइट हो जाओगे, भाई सर आ गए। दैट एक्साइटमेंट लीड्स टू change in energy of these d orbitals, but still they have not lost their degeneracy. अभी तक उन्होंने अपना degeneracy लूज नहीं किया, they have just got excited कि अरे भाई लिगेंड आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिगेंड आया। अब जब वो बहुत पास आया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में इंटरैक्शन शुरू हुआ, और उस इंटरैक्शन के दौरान, अब देखो उस इंटरैक्शन के दौरान ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे, ये 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हुए, और वो स्प्लिट होके मेरे प्यारे दोस्त 3 का एक सेट बना और 2 का एक सेट। बट डू यू सी दिस? क्या हुआ इस दौरान में? हुआ क्या? इन्होंने अपनी डीजेनरेसी लूज कर दी। ये 5 पहले डीजेनरेटेड थे, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे थे। अब वो एनर्जी लेवल देखो, क्या ये वाला लोअर एनर्जी लेवल गिनाया जाएगा? बोलो हाँ ना। और क्या ये वाला हायर एनर्जी गिनाया जाएगा? और क्या स्प्लिटिंग हमेशा ऐसे ही होगा कि 3 का ग्रुप ऊपर जाएगा और 2 का ग्रुप नीचे आएगा? नहीं, वो आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। वो मैं एक्सप्लेनेशन इसके बाद लूंगा, बट पहले आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से विद द डायग्राम यू हैव टू नोट दिस डाउन, प्लीज नोट इट। तो जैसे ही आपने ये CFT और VBT के बारे में लिखा और आपको पता चला कि ये हाइब्रिडाइजेशन और स्प्लिटिंग का खेल है, जिसमें हमने ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया कि स्प्लिटिंग होता है, बट आई हैव मेड श्योर कि आई हैव टोल्ड यू कि ये स्प्लिटिंग 2 अलग अलग ज्योमेट्रीज के हिसाब से ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। वो कैसे होगा वो समझेंगे, बट पहले अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो बॉन्ड फॉर्मेशन through VBT, that's the first thing. And for coordination number 6, that is what we are going to explain, the first part. Then we will go towards CFT if the time allows. Otherwise, in the next class, CFT, we will be taking up the explanation. अब bond formation में आपको सबसे पहले क्या समझना है वो प्लीज यहां पर ध्यान देना। ओके, सो बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं यहां पर 2 क्या ले रहा हूं? कंपाउंड्स ले रहा हूं, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज ले रहा हूं। द पहली कॉम्प्लेक्स एंटिटीज FeCN6 और इसके ऊपर 4-। दूसरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज FeCN6 और इसके ऊपर भी 4-। ओके, अल्लाह सेम ही लिख दिया ये तो। हाँ, सो दिस इज Cl6। अब समझना प्लीज एवरीवन ऑन द बोर्ड, क्या दोनों के अंदर आपका जो Fe है वो +2 स्टेट में है? ऑब्जर्व एंड देन गिव मी द आंसर। ओके, क्या दोनों के अंदर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन और 3d6? मैं आर्गन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो हमारा कुछ काम है ही नहीं। सेम यहां पर भी क्या होगा? 3d6। Fe+2, Fe होता है 3d6 4s2 होता है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब देखो VBT कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। VBT बोल रहा है देखो आपका जो आयरन +2 है ना, उसका 3d वाला जो सबशेल है, 3d वाला जो सबशेल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है।
1 2 3 4 5 और छठा वाला यहां पेड़ है, बोलो है, बोलो बोलो। और क्या यहां पर 4s होगा? ऑब्जर्व, डायग्राम को ऑब्जर्व करना। और क्या यहां पर 4p होगा? और क्या यहां पर 4d भी प्रेजेंट है? बोलो बोलो, प्रेजेंट है ना? क्या सेम ये पूरा का पूरा सेम सेटअप मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं? क्योंकि यहां पर भी Fe ही है ना, बट दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो समझना। तो हुआ यूं कि ये Fe और Fe दोनों सेम थे, और इसके साथ यहां पर 6 लिगेंड्स बॉन्ड करने आए। सेम यहां पर भी 6 लिगेंड्स बॉन्ड करने आए, और 6 के 6 लिगेंड्स मेरे बच्चे, जब 6 लिगेंड्स बॉन्ड करते हैं तो क्या आप लोगों को पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है? यस, बनती है ना। अब जरा देखो यहां पर क्या हुआ, जब Cn इसके साथ बॉन्ड करने आया तो जो कॉम्प्लेक्स बना ना, वो डायमैग्नेटिक बना। क्या बना वो? और उसके अंदर कुछ कलर देखने को नहीं मिला। लेकिन वही चीज जब Cl6 ने बॉन्ड किया Fe के साथ, तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक था और उसके अंदर कलर भी दिख रहा है। तो अब माथा तो ठनकेगा ना यार कि ये क्या हो रहा है। तो वहां पर वीबीटी एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका Cn जो है ना, वो Cn मेरे प्यारे दोस्त, Cn ओवर हियर इज अ बब्बर शेर। ओए ध्यान, आपको ये नहीं लिखना। बब्बर शेर का यहां पर मतलब टेक्निकली ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओए आराम से, बब्बर शेर इज जस्ट फॉर एनालॉजी कि भैया देखो, आपको अगर कोई बहुत तगड़ा बंदा मारने आ रहा है तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है आपका? व्हाट इज अप्रोच? डू यू गो टू फाइट? नो, यू टेक अ स्टेप बैक कि भाई हेलो प्लीज यार सबर रख, बताया तो सही प्रॉब्लम क्या है तेरी। वो प्रॉब्लम बताते तो बोला ले ये तो सॉर्ट हो सकती है। अब ये बब्बर शेर जब आया तो ये बहुत तगड़ा था। आयरन ने बोला अरे भाई प्रॉब्लम क्या है? वो बोलता है मेरे को 6 घर चाहिए। तो आयरन बोलता है यार मिल जाएंगे, इतना क्या तू देख, तेरे लिए मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, पेयर किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा, पेयर कर दिया। तो अब देखो न्यू सेटअप बाबा, न्यू सेटअप, आपके Fe+2 का न्यू सेटअप 1 2 3 4 5 6। अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल क्या हो गए? खाली हो गए। क्यों हुए? क्योंकि Cn की फील्ड इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया। अब समझना, कितने घर चाहिए? 6 घर चाहिए। तो क्या मुझे अंदर वाले 2 d मिल चुके हैं? बोलो हाँ ना। क्या ये एक s मिल चुका है? बोलो हाँ ना। क्या ये 3 p मिल चुके हैं? बोलो हाँ ना। अरे बोलो बोलो। तो क्या ये 6 ऑर्बिटल्स हो गए? 2 ये, 1 ये, टोटल 3। 3 और 3 6। अब हुआ यूं कि ये 6 ने आपस में इंटरमिक्सिंग किया, हाइब्रिडाइजेशन, और रीडिस्ट्रीब्यूट किया अपनी एनर्जी को। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करके, ध्यान से, एकदम ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 3D। और ये 6 ने मिलके, वो लाइन कहां गई? ये 6 ने मिलके मेरे प्यारे दोस्त, ये 6 ने मिलके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाया। एंड दैट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, हां सही है, 6 नए ऑर्बिटल्स बनाए। और उन 6 नए ऑर्बिटल्स का नाम पता है क्या हुआ? D2 क्योंकि 2 D यूज हुए, S क्योंकि एक S यूज हुआ, एंड P3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। अब हुआ क्या? अब हुआ यूं कि साइनाइड आया, उसने अपने लोन पेयर्स को यहां पर डोनेट किया। इजी। अब अगर आप देखो तो क्या इस पूरे
कॉम्प्लेक्स में इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? नो. तो देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स विल बिकम व्हाट माय डियर फ्रेंड? डायमैग्नेटिक. Obviously it will become what, my dear friend? Colorless. Are you with me? Obviously, ध्यान से देखना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पेड हैं, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ कैंसल आउट हो रहा है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है बच्चा? अब देखो, पॉइंट्स को ध्यान से समझना, पॉइंट्स को ध्यान से समझना. अब क्योंकि अंदर वाले डी यूज हुए, n-1 डी यूज हुआ, यस और नो? देखो 4s4p 4d नहीं यूज हुआ, 3d 4s4p यूज हुआ, तो n-1 डी यूज हुआ, तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोला गया. क्या बोला गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आप हो मेरे साथ यहां तक? आया मजा? क्या ये कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? एकदम आराम से ऑब्जर्व करो इस चीज को, एकदम आराम से ऑब्जर्व करो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जरा देखो, अब जरा सामने की साइड पे देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. अब यहां पर क्लोरीन बॉन्ड करने आया, तो वो होता है ना, स्ट्रांग बंदा आया, तो मैंने क्या बोला? हम स्टेप बैक लेते कि भाई प्रॉब्लम तो बता. अब ये बंदा ही वीक है बाबा, ये बंदा है भीगी बिल्ली. समझ में आ रहा है? ओए, भीगी बिल्ली का मतलब क्या? भीगी बिल्ली का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड. अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कैसे डिसाइड होता है? तो वो CFT डिसाइड करता है. तो आप देख रहे हो, ये दोनों थ्योरीज आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसीलिए मैंने दोनों थ्योरीज को पैरेलली पढ़ाया, कि कुछ चीजें CFT सही से एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ चीजें VBT एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों मिला के सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. इसीलिए दोनों को मिला के एक नई थ्योरी बनाई जा रही है, विच इज फील्ड थ्योरी. शाबाश. तो अब अगर ये वीक फील्ड है, तो अब अगर एक वीक आदमी आया, तो आप क्या करोगे? हाँ बोल, चाहिए क्या तेरे को? चल फटाफट बता, लपड़ खाएगा नहीं तो. होता है ना ऐसा? तो वो वीक फील्ड है, तो क्लोरीन आया, क्लोरीन बोला सर घर चाहिए थे, मिलेंगे? क्लोरीन सर घर चाहिए थे. और CN कैसे आया था? ओए घर चाहिए, तो उसने जाके पीछे इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर मिल जाएंगे, मैं पेयर कर देता हूं, आप आराम से ग्राउंड फ्लोर वाला घर लो, n-1 डी. इसने बोला कि मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, वो बोलता है चाहिए तो मिलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, लेने ले, नहीं तो भाग यहां से. तो वीक फील्ड लिगेंड. हा मजा आ गया. अभी देखो अब क्या होगा? अब होगा यूं कि नेक्स्ट स्टेप में एक S, 3 P और बाहर वाले 2 D यूज होंगे. अंदर वाले को तो वो छेड़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट्स वीक फील्ड, तो उसकी एनर्जी इतनी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को पैर पुश कर सके. तो आपका ओए देखो देखो देखो, यहां पर बिल्कुल एकदम 1 2 3 4 5 6 ये एज इट इज रहेगा. 3D में कोई चेंज नहीं. ये लोग मिलके मेरे प्यारे दोस्त आपके 6 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये बाहर के जो 3 है 4D वाले, वो एज इट इज रहेंगे. अब मुझे बताओ इनका नाम क्या होगा? देखो देखो, sp3d2. क्यों D2 पहले क्यों नहीं लिखा? बाहर वाले शेल के यूज हो रहे हैं इसीलिए. अब यहां पर कुछ नहीं, आपको यहां पर वो लोन पेयर्स दिखा देने क्लोरीन के, ऐसा डायग्राम आपने दिखा देना है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे? अगर अनपेड बचे तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? क्या ये कलर्ड होगा? क्या ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा? और क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा? तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना यहां पर, इक्का दुक्का तिक्का चौका, ये चौके पॉइंट्स ये आपको कंप्लीट करने हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स के लिए. ओए क्या ये कहानी समझ में आई? पक्का है? श्योर है? तो ये चीज का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. प्लीज नोट दिस डाउन अच्छे से.
तो बेसिकली आपने जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में स्टडी किया, वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मैं डायग्राम आपके लिए बना के लेके आ गया। अब आप समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं? 4 लिगेंड्स ना बोल के मैं ऐसा बोलूं, 4 डोनर एटम्स अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है एक बाइडेंटेड लिगेंड हो और वो 2 ही अप्रोच कर रहे हो, लेकिन वो 2 भी 4 डोनर एटम्स लेके आएंगे। बोलो हाँ ना भाई। मान लो यहां पर Cl की जगह पे En हो या C2O4 हो, तो C2O4 जो है वो ट्वाइस ही होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा। बट अभी के लिए लिगेंड्स इजी रख रहे हैं। और यहां पर दिस इज बेसिकली योर WFL। WFL का मतलब क्या? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, नॉट फोर्स, इट इज वीक फील्ड लिगेंड। इज दिस ओके? अब अगर आप देखो तो क्या हुआ, निकल +2 था, यहां पर 3D8 4S 4P चाहिए थे 4 घर। स्ट्रॉन्ग फील्ड आया, तो जब आया तो निकल बोला भाई तू बता तो सही चाहिए क्या? वो बोले ग्राउंड फ्लोर पे घर चाहिए। तो बोले हाँ तो है ना मेरे पास, देख मैं इसको पेयर कर देता हूं। तो उसने पेयर कर दिया। अब जब पेयर किया तो ये चीज हो गई। अब जब अंदर वाला एक डी फ्री हो गया तो एक डी, एक एस और 2 पी, क्या ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए? देखो, एक डी, एक एस और 2 पी, तो टोटल मिला के 4। तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्या मेरा बच्चा? DsP2। अब जब आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, एंगल्स 90 डिग्री। बट यही चीज अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, वीक फील्ड लिगेंड, तो अब ये निकल में पेयर नहीं कर पाएगा। और जब ये नहीं पेयर कर पाएगा तो 4 घर तो चाहिए ना। तो वो क्या करेगा? बाहर वाला S और बाहर वाले 3P का यूज करेगा। S और P3, सो 1S एंड 3P, माय डियर फ्रेंड, टोटल मिला के sp3 हो जाएगा। और जब वो sp3 होगा तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा जिसमें एंगल 109.5 डिग्रीज होगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी चलती है। अब बच्चा पूछता है सर इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो देखो, वन फाइन क्वेश्चन इज कि वो आपको ये 2 कॉम्प्लेक्स दे दे और बोले एक्सप्लेन यूजिंग VBT दैट दिस इज अ डायामैग्नेटिक एंड दिस इज अ पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और यहां पर बताना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D, दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज डायामैग्नेटिक। पॉइंट नंबर 1, कहानी समझ में आ रही? यहां बोल दिया एक्सप्लेन हाउ दिस इज कलर्ड एंड हाउ दिस इज नॉट कलर्ड। तो इस तरीके से VBT के ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ करने में आपको फोर्स कर सकता है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चंस ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई NiCN4 2- is diamagnetic and NiCl4 2- is पैरामैग्नेटिक। या फिर डिस्पाइट ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस, nickel shows square planar geometry with NiCN4 and shows tetrahedral geometry with LiCl4। तो अगेन नेचर यही है भैया, घूम फिर आके वो यही पूछ रहा है। कोई भी एक प्रॉपर्टी को हाईलाइट करके क्वेश्चन बना दिया कंपैरिजन वाला, तो डायग्राम ड्रॉ करके 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। फटाफट से डायग्राम ड्रॉ होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस हो गई होगी बाय द टाइम यू विल बी सिटिंग इन योर बोर्ड्स। फिर आपके यहां से ना एक बहुत बेसिक MCQ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक, बस दिमाग थोड़ा सा अच्छे से लगाना है आपको। उसने बोला अरेंज NiCl4 ये पे 2-, ये पे भी 2-, एंड मान लो एक और कॉम्प्लेक्स ले लिया, लेट्स से FeCl6 4-। Arrange these complexes in order
ऑफ देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। आहा, बच्चा बोलता है क्या गजब क्वेश्चन। अब जरा, हाँ बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट की बात, मैग्नेटिक मोमेंट, अब आपने अच्छा सोचा, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब n इंटू एन प्लस टू। अब ये तो थोड़ी ना निकालने बैठोगे, आप फटाफट क्या करोगे? यस, सीधा आंसर ही बोल दूं? बोलो, बट मुझे थॉट भी चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा FeCl6। ओके, सो FeCl6 का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद फिर NiCl4 2 माइनस, वेरी गुड। और फिर NiCN4 और उसके ऊपर 2 माइनस। क्यों, ऐसा क्यों सोचा? बहुत ज्यादा अम्पेयर है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अब ये सारे ना अभी अभी हमने बनाए हैं, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा सामने डायग्राम। बट अगर डायग्राम नहीं है तो क्या करोगे? डायग्राम नहीं है तो क्या करोगे? नहीं, इतना टाइम नहीं होता आप। सो दिस इज अ गुड थॉट सर, बनाएंगे। अरे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस एमसीक्यू क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगा दोगे तो फिर भैया जहां 5 मार्क के लिए टाइम चाहिए वहां टाइम ही नहीं मिलेगा। यहां पर खेल आता है कॉन्फ़िगरेशन का, फास्टनेस का। अब जरा देखो, सबसे पहला थॉट मैं क्या करूं, फटाफट से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये चीज +2 है? क्या ये चीज +2 है? क्या ये चीज +2 है? अगर ये +2 है तो ये D8 होगा, ये भी D8 होगा, और ये भी ये D6 होगा। अरे होगा। अब D8, बच्चा देखो, D8 का डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि डायग्राम भैया ऐसे चलता है, 2 अनपेड रहते हैं उसमें। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रांग फील्ड है तो ये पेयर हो जाएगा, तो कोई अनपेड नहीं बचेगा। यहां पर 2 अनपेड बचेंगे, यहां पर 0 अनपेड, और यहां पर 4 अनपेड बचेंगे। क्योंकि D6 का डायग्राम कैसा होता है, 1 2 3 4 5 और 6, 4 अनपेड। Now more the number of unpaired electrons, more is the magnetic character. So इसीलिए ये हाईएस्ट, फिर उससे कम, सबसे कम। अब देखो, एक्सप्लेन करते करते 30 से 40 सेकेंड्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे फोकस हैज टू बी ऑन कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे निकालनी है, उनके चार्जेस निकाल के। हैं आप मेरे साथ? एकदम इजी, आसान है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, फिर देखो, फिर यहां पर देखो, एकदम बढ़िया परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, मेरा फेवरेट, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। वो बोलता है FeCN6 4 माइनस shows sp3d2 hybridization. That we know, right? नहीं, D2sp3 दिखाएगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चा बोलता है सर सब कुछ तो दे दिया, पूछेगा क्या? मैग्नेटिक कैरेक्टर? नहीं, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से बोल रहा है, विच 2 d orbitals participate in hybridization? उफ, कहानी समझ में आ रही है? हाँ, तो विच 2d ऑर्बिटल्स, तो 3d के, लेकिन ऑप्शंस देखो, आप यहां पर ऑप्शंस देखो। ऑप्शन नंबर A 3dxy 3dyz, ऑप्शन नंबर B 3dyz and 3dxz, ऑप्शन नंबर C 3dx square minus y square and 3dxy, ऑप्शन नंबर D 3dx square minus y square and 3dz square. D, you agree with D? Why not any other? कि ऑर्डर वाइज ऐसा होगा ना, X Y Y Z। So it is not because of the order. आपका आंसर सही निकल आया है, आपका आंसर सही निकल आया है, बट ऐसा थोड़ी है
कि सर हम ऑर्डर में तो लिखते हैं, अबे मैंने पहले 3dx² - y² कर दिया तो क्या लास्ट वाले दो होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। अब लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। क्या ये d ऑर्बिटल्स s और 3p के साथ ओवरलैप करने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या यहां पर px, py और pz है? बोलो हाँ ना। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन होता है कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी पे होने चाहिए एंड उनका सिमेट्री सेम होना चाहिए। तो अब समझो, अगर px, py और pz को ड्रॉ करूं तो क्या ये py, क्या ये px और क्या ये pz होगा? अब इनके साथ कौन से दो d हैं जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे? दोज आर दो d's, दोज d's जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस होंगे, जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस होंगे, और वो ये दो हैं। ना ये होगा ना ये होगा, और इधर भी ये गलत कर दिया उसने, क्योंकि वो p के साथ क्या करने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। सो द 2d ऑर्बिटल्स विच ऑलवेज पार्टिसिपेट 3dx² and 3dz², x² - y² and 3dz² in octahedral geometry, these are the two। लेकिन बच्चा बोलता है सर अगर स्क्वायर प्लेनर में पूछ लिया dsp2 में कौन सा वाला d, कौन सा वाला d? देखो अब ये नोट है, कहीं पे लिख के रख लेना कि अगर sp3d2 हुआ या d2sp3 हुआ तो कौन से दो d हैं? तो ये हैं वो दो d। और dsp2 में कौन सा है वो d? तो मेरे बच्चे वो है dx² - y²। वाई? बिकॉज भैया px, py, pz में यही है जिसमें दो एक्सिस एटलीस्ट कॉमन निकल के आ रही है। सो हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड हाइब्रिडाइजेशन ना। इसमें अगर dz² वाला ले आऊं तो वो तो एक ही एक्सिस मैच कर पा रहा है, इधर दो कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई आपका स्क्वायर प्लेनर में जो d हाइब्रिडाइजेशन में जाता है वो है ये, और आपके ऑक्टाहेड्रल में ये वाले दो d, भले वो इनर ऑर्बिटल हो या आउटर ऑर्बिटल हो। तो आप समझ रहे हो, हमने ये डायग्राम तो समझ लिया, बट उसमें से क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? दीज आर द क्वेश्चंस। कि पहला y एक्सप्लेन करो, दिस इज अ थ्योरेटिकल 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज एमसीक्यू, दिस इज एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को मैं अच्छा क्यों बोलता हूं? वाई द कैटेगरी इज गुड? क्योंकि यहां पर ना बच्चे लीगेंड फील्ड एनर्जी का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखना होता है, वो हम CFT के वक्त पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट इन द CFT। फॉर टुडे वी विल पॉज, वी विल स्टॉप ओवर हियर। इज दिस क्लियर? यस। सो आज की क्लास में हमने VBT को समझा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे अपना बॉन्डिंग करते हैं वो हमने आपको बताया। What is the one keyword for VBT? Is the overlapping, but that overlapping requires what? Hybridization। बट CFT बोलता है कि नहीं भैया, दोनों क्या हैं? आयोनिक चार्जेस हैं। तो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड में जब लिगेंड अप्रोच करता है ना तो आपका D स्प्लिट हो जाता है। अब वो स्प्लिट अगेन दो ज्योमेट्री के लिए पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर अपने सिलेबस में नहीं है, भले वो बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव हो। तो वहां पर हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे हमने यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स भरे देखो, वैसे ही वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और फिर आपको आंसर देंगे कि क्यों क्रोमियम T2G हाफ फील्ड स्टेबल है। किया था डी ब्लॉक में। सो विद दैट गुड नोट वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कम प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड for the next class because it is an interlinked class, and most probably next class में we should be closing the chapter. All right, चल मिलते हैं next class के अंदर।